आगे के इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे बीच में लोक राज संगठन के प्रेसिडेंट जनाब राघवन श्रीनिवासन जी मौजूद हैं। राघवन जी काफ़ी वक्त से इस मुल्क के तमाम मसाइल पर आवाज़ उठाते रहे हैं और बाबरी मस्जिद इशू से लेकर सिख दंगे के जो मुद्दे हैं इन पर मुश्तरका जॉइंट प्रोटेस्ट होते रहे हैं, जिसमें करीब 20-22 संगठन हिस्सा लेते हैं। उन प्रोटेस्ट को भी ये लोकराज संगठन लीड करता रहा है, उसके आप ज़िम्मेदार हैं और बहुत मारूफ शख्सियत हैं और बहुत ही काम इनका मुल्क के लिए नुमाया काम रहा है। तो मेरी गुजारिश है राघवन जी से कि आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। I firstly thank Welfare Party, Dr. Ilyas and all the other friends of Welfare Party in organizing this meeting. ये जो टाइटल दिया आइडिया ऑफ इंडिया, जैसे आरिफ ने कहा at the beginning, बहुत ब्रॉड है, very broad. So one can keep talking for 1 hour, 2 hours because ये आइडिया ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे इश्यूज है. So anyway, everybody has limited time only, so I will try to stick to certain points. So thanking Dr. Ilyas and thanking all the speakers on the dais, and also brothers and sisters sitting in front of me. So ये सब ये कहना पड़ता है कि we are all wishing happy Independence Day today, but मन में तो इतना we are not happy. कुछ अनहैप्पीनेस तो है, कुछ नहीं, बहुत अनहैप्पीनेस है इस इंडिपेंडेंस में. सो 75 साल हो गया, 75 ईयर्स ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं. एंड इफ़ यू रियली असेस ये क्या हुआ ये 74 ईयर्स में, बहुत कुछ चीज़ हुआ. लेकिन आज अगर देखते हैं ये समाज को अभी जो चल रहा है, पर्टिकुलरली आई वुड से ये पहले जो 15 महीने से हम देख रहे हैं कोविड और पोस्ट कोविड सिचुएशन में, वेरी क्लियरली ये नज़र में आता है कि ये क्या इंडिपेंडेंस का क्या चीज़ है. रियली आर वी इंडिपेंडेंट? रियली क्या ये गवर्नमेंट जो है, कहते हैं कि माँ बाप सरकार है, that it is takes care of us. प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, that is all world is one family, okay, in Sanskrit. But is the government behaving like that all world is one family? So जब हम ये देखते हैं आज का सिचुएशन एंड द वेरियस डेवलपमेंट्स, ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये जीएसटी का इम्पोजिशन हुआ, ये सीएए के खिलाफ इतने संघर्ष हुआ, इतने सारे मिलियन पीपल लोग हर दिन बैठ के ये अपोज किया ये एक्ट को. और अभी फार्म बिल चल रहा है, ऑलमोस्ट फार्म बिल पास करने के बाद 1 साल हो गया अभी. एंड ये एजिटेशन शुरू करने से बहुत सारे महीने अभी एजिटेट कर रहे हैं. और यूएपीए और सेडिशन एक्ट के खिलाफ तो हम हर दिन हम लड़ रहे हैं. वी नो दैट एवरी डे समथिंग और अदर हैपन्स अंडर दिस एक्ट. और ये सब चीज़ अब अगर हम डिस्कशन तो हो रहा है मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, बट अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं कि हम क्या कर पाएंगे इस सोसाइटी में, इस इंडिपेंडेंस में, क्या हमारे हाथ में कुछ ऐसे पावर है, कुछ मैकेनिज़्म है जो हम जिसके ज़रिए हम पूछ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट को कि ये वापस करो, ये कानून तो होना चाहिए. जैसे प्रशांत जी ने कहा, जस्ट और अनजस्ट कानून होता है. इट डजंट मीन एनीथिंग दैट गवर्नमेंट सेज आई एम गोइंग बाय लॉ. इट डजंट मीन एनीथिंग बिकॉज ये लॉ तो अनजस्ट हो सकता है. सो जस्ट वो अनजस्ट लॉ को निभाना एक गवर्नमेंट का काम है, जस्ट लॉ को निभाना है गवर्नमेंट का काम है. और यूएपीए और सेडिशन एक्ट को हमने कहा कि ये अनजस्ट लॉ है, दुनिया भर कहते हैं, बट नथिंग इज़ हैपनिंग.
एंड वी कैनॉट डू, वी आर हेल्पलेस. सुप्रीम कोर्ट को देखो, वो कह रहे हैं वी आर हेल्पलेस. दे आर सेइंग दैट ये लॉ पास किया, ये लेजिस्लेटिव असेंबली ने, वहीं पे जाना है वापस, वहाँ उसको रद्द करना है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस करके रद्द करना चाहिए. सो दैट मीन्स दैट हमारे हाथ में कुछ ऐसे पावर नहीं है, सिर्फ वोट देते हैं ऑन वोटिंग डे, और फिर उसके बाद एवरीथिंग इज लेफ्ट टू द पार्टी विच कम्स टू पावर. वी आर टोटली पावरलेस, मार्जिनलाइज्ड. एंड हम जैसे संगठनों और छोटे पार्टियाँ, एंड वी आर हैविंग एन अपहिल टास्क. एवरी इलेक्शन इट इज़ जस्ट मनी एंड मजल पावर, वी कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. वो जो इलेक्शन का रिजल्ट पहले से डिसाइड हो गया, डिसाइड करते हैं, बिकॉज मनी एंड मजल पावर उनके पास है. उनको पता है कि कौन जीतेंगे. मे बी इन एन ऑड कॉन्स्टिट्यूंसी इधर उधर कुछ अच्छे लोग जीतेंगे, बट नथिंग हैपन्स जनरली. सो ये सब कह के आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, बिकॉज आप सबको पता है कि आज क्या चल रहा है. व्हाट आई वांट टू गो से इज दैट ये इसका रूट क्या है, इसका क्या डेवलपमेंट, जो ऑफ कोर्स अभी ये जो डेवलपमेंट है वो एक पीक में है. सारे कानून काले कानून, बट ये काले कानून तो पहले भी थे. अनएम्प्लॉयमेंट पहले था, बेरोजगारी, एवरीथिंग वाज देयर. इट इज़ नाउ कम टू हेड, इट इज़ नाउ कम टू अनबेरेबल प्रोपोर्शन. बट उसका पहले एक रूट है, एक सोर्स है इस सबका. सो आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट जो 74 ईयर्स के पहले क्या हुआ. 74 ईयर्स के पहले आप सबको पता है कि जब ये माउंटबेटन प्लान था कि इसको डिवाइड करेंगे पाकिस्तान एंड इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करके ये पहले सोच रहे थे कि ये दोनों डोमिनियन होंगे क्वीन के तहत, ये ब्रिटिश क्राउन के तहत. लेकिन बाद में डिसाइड किया कि ये तो इंडिपेंडेंस देंगे, डोमिनियन नहीं रहेगा. और माउंटबेटन ने उसके बाद कहा कि क्यों ऐसे डिसीजन लिया. ये डिसीजन लिया कि अगर इतना बुरा सिचुएशन था ये दोनों मुल्कों में, कि उनको चाहिए था कि इसको हैंडल करने के लिए ये बुरे साहिब, ब्राउन साहिब्स आएंगे और दे विल गो अवे, बिकॉज दे न्यू फॉर श्योर दैट अगर एक गोरे साहब इधर बैठेंगे तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. तो इसलिए सब वो इंडिपेंडेंस, इवन 1 मंथ उसको एडवांस किया इंडिपेंडेंस को, और सब हैंड ओवर कर दिया पावर को. जब हैंड ओवर कर दिया पावर को, ये पावर हैंड ओवर किया ये पहले जो असेंबली थे, जो ब्रिटिश ज़माने के असेंबली, और वो असेंबली में जो चुने गए थे उनका यूनिवर्सल सफरेज नहीं था. जो 1947 के पहले जो इलेक्शन हुआ और इंडियंस जो चुन गए उसमें, और फिर वही बन गया कंस्टिट्यूंसी कमेटी के मेंबर, वो सब एक्चुअली दे वर इलेक्टेड बाय अ restricted franchise. They were elected by people who had property, who had education. So उसका मतलब हिंदुस्तान में 5% ऑफ पॉपुलेशन ही उनको इलेक्ट किया, बिकॉज इतना हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी था, किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं था. सो एक असेंबली को इलेक्ट किया उन्होंने, और वही कंस्टिट्यूंट असेंबली बना. और कंस्टिट्यूंट असेंबली में और भी प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे. तो वो जो कंस्टिट्यूंसी असेंबली ने डिबेट किया, फिर भी उस डिबेट को अगर देखते हैं, आई डोंट नो, मेनी ऑफ यू वुड हैव रेड द कंस्टिट्यूंट असेंबली डिबेट. वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज उन्होंने उठाया. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू वाज दैट जो ब्रिटिश ज़माने में जो भी कानून था, जो भी लाइक ब्लैक लॉस था, लाइक सेडिशन एक्ट था, उसके पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, ये पूरे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कम्प्लीटली वर्कड आउट था ब्रिटिश के टाइम पे. ये क्या हम अपनाएंगे इसको? सेम जो
कानून और सेम रूल एंड रेगुलेशन जो था कॉलोनियल गवर्नमेंट में, और लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों के ऊपर दबाव करने के लिए, एक कॉलोनी जैसे हिंदुस्तान को रखने के लिए, ये क्या हम कंटिन्यू करेंगे और फ्रेश तरीके से हम सोचेंगे कि हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कहा, नहीं किया इसे। तो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो सब बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें ओनली डिफरेंस था कि 1952 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ, सबको वोट का अधिकार दिया, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज किया, वो एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। लेकिन बाकी सब अगर वो देखते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू वर्ड्स, वो सब जो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि पहले जो हो रहा था ब्रिटिश राज में। सो वो अभी हम देखना चाहिए कि यू कैन डिफाइन समथिंग, जैसे जज कहते हैं ना कि कानून में भी अच्छा कानून होता है, बुरा कानून होता है। सो क्या इंटेंशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखे हैं कि सेक्युलर है, ये सोसाइटी सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, भाईचारा है, फ्रेटर्निटी है, ये सब तो लिखे हैं वर्ड्स में। लेकिन अभी उसको लागू करने के लिए क्या हमारे हाथ में कुछ मैकेनिज़्म है? क्या हम डिमांड कर सकते हैं नहीं भाईचारा होना चाहिए हिंदुस्तान में? ऐसे कुछ हमारे हाथ में कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। वी कैन ओनली बेग द गवर्नमेंट दैट प्लीज़, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सेक्युलरिज्म निभाओ उसको, राइट टू रिलीजन दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, प्लीज़ मेक इंश्योर दैट, राइट टू कॉन्शियंस दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को इंश्योर करो। लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मौलिक अधिकार? उसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो लागू होना चाहिए। इट कैनॉट बी लेफ्ट टू गवर्नमेंट टू टेक अवे योर फंडामेंटल राइट्स। अगर गवर्नमेंट के हाथ में ऐसे पावर है टू टेक अवे योर फंडामेंटल राइट, उसका मतलब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट? इट बिकम्स अ डिस्क्रिशनरी राइट। जो गवर्नमेंट चाहते हैं तो देंगे, कुछ प्रिविलेज के लिए करेंगे और कल उसको वापस लेंगे। So that is the problem that is happening now, even in Supreme Court, when there is a discussion on UAPA, Sedition Act वगैरह। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? गवर्नमेंट को कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कि तुम इसको लागू करने में थोड़ा ध्यान से करो, फॉलो द रूल्स, बट दे आर नॉट टेलिंग दैट इसको हटाओ ये कानूनों को, क्योंकि ये तो पास हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली में। सो ये जब हमारा ये आइडिया ऑफ इंडिया बना, ये आइडिया ऑफ इंडिया ऑफ 1947 में ये आइडिया भी शामिल थी कि देयर विल बी 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर, एक जुडिशरी, तीनों बराबर काम करेंगे, तीनों का बराबर पावर्स है, और एक दूसरे का जो अगर ओवरसाइट है या किसी का अनजस्ट एक्शन है तो बाकी जो पिलर्स है उनको करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही लिखा है इवन इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एट द सेम टाइम एक और जगह में भी लिखा है कि अल्टीमेट सॉवरेंटी जो है वो कैबिनेट के हाथ में है। दैट मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव जो है वो बराबर नहीं है, वो इन दोनों के ऊपर बैठा है एग्जीक्यूटिव। उसका मतलब जब भी इलेक्शन होता है और एक रूलिंग पार्टी होती है और रूलिंग पार्टी एक गवर्नमेंट को खड़ी करती है, देन दैट गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल, एग्जीक्यूटिव इज़ ऑल पावरफुल। वो फोर्स कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू कुछ कानूनों को, डीमोनेटाइजेशन कर सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी, जीएसटी टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, सीएए प्रोटेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। सो ये सब कर सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग द अदर 2 पिलर्स। सो दिस इज़, ये तो सच है, वी हैव टू रेकन विद दैट एंड वी कैनॉट गेट अवे फ्रॉम दैट। ये तो जो एग्जीक्यूटिव है इसके हाथ में इतना पावर है कि ऑर्डिनेंस रूट
या कोई भी लाइक एनीवे एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि ये रूलिंग पार्टी का ये ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मतलब जो भी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टी का कोई मतलब नहीं होता इंडियन डेमोक्रेसी में। दे आर जस्ट अपोजिशन ब्रांचेस। जस्ट लुक एट पार्लियामेंट्री सेशन, ये अभी जो मानसून सेशन ख़त्म हुआ, इसमें कुछ डिस्कशन भी नहीं हुआ। नोबडी वाज अलाउड टू इवन डिस्कस दैट ये फार्म बिल क्या चीज़ है, यूएपीए का क्या करना है। देयर वाज नो डिस्कशन, सब कंप्लीट उसको वॉश आउट कर दिया। और एक्चुअली मैंने सोचा कि लाइक इतने सारा अपोजिशन है यूएपीए और सेडिशन एक्ट, और ये फार्म बिल में बैठे हैं किसानों महीने महीने। आई थॉट दैट कुछ तो हो सकता है ये मानसून सेशन में। और जब इलेक्शन आ रहा है कुछ इसका, गवर्नमेंट ने एक व्हाट यू कॉल, दे कैन मेक अ ऑफर कि ओके आई विल सस्पेंड यूएपीए, बट ऐसे कुछ नहीं हुआ बिकॉज दे वर arrogant. They know that nobody can shake them. They have power till the next election. So एग्जीक्यूटिव का जो पावर है वो कंप्लीट इम्यूटेबल पावर है, जो इवन मौलिक अधिकारों को रद्द कर सकती है ये एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर कैन ओनली बी बाई स्टैंडर्ड्स, दे कैन लुक एट इट। जुडिशरी में लाइक सीजेआई का आप नोटिस करेंगे तो आफ्टर गोगोई लेफ्ट एंड द न्यू सीजेआई कम, लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स ही हैज बीन मेकिंग एवरी डे दैट ये करना है, वो करना है, इसका रिफॉर्म करना है, बट नथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। ये सब इंटेंशन है। सो दैट मीन्स दैट इवन द टू पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो नुमाइंदे बैठे हैं, ते कह रहे हैं कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। और जैसे प्रशांत जी ने एक्सप्लेन किया, दे आर नो लॉन्गर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। अपने अपने पार्टी के लिए सेवा करते हैं। और बड़े बड़े उनका इलेक्शन में अगर 10 करोड़ खर्च करते हैं, फिर कहाँ से आएगा वो 10 करोड़? उसको वापस करना पड़ेगा, 20 करोड़ देना पड़ेगा वापस। उसका मतलब यू हैव टू गिव लाइसेंस, यू हैव टू अलाउ बिल्स टू बी पास्ड, so many things. Like if you notice that इस सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बिल को रद्द कर दिया टैक्सेशन का, और उससे वोडाफोन, ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसे इन लोगों का करोड़ों का टैक्स कम हो गया, माफ़ी हो गया उसका। ये सब क्या ऐसे ही करेंगे? नो, दे विल, दिस इज़ ऑल टू डू विथ क्विड प्रो को। आई विल डू समथिंग, आप भी कुछ करो। सो ये जो सिस्टम है, इलेक्ट्रल सिस्टम, इसमें अगर 10 करोड़ हर कैंडिडेट खर्च करते हैं तो उसका मतलब कंप्लीटली इट इज़ करप्ट इलेक्ट्रल सिस्टम। उसके लिए करोड़ों का खर्च होता है। इनफैक्ट इंडियन इलेक्शन इज़ अमंग द कॉस्टलीस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड, प्रॉबेबली ओनली नेक्स्ट टू द यूएस इलेक्शन। एंड सच अ पुअर कंट्री। ये देखो, लाइक लोग मर रहे हैं इधर, बेरोज़गारी है, और इलेक्शन के लिए करोड़ों का खर्च होता है, हज़ारों करोड़ों का खर्च होता है। सो वी हैव बीन डिमांडिंग दैट ये इलेक्शन तो स्टेट फंडेड इलेक्शन होना चाहिए, नो प्राइवेट फंडिंग। वी हैव बीन डिमांडिंग दैट इलेक्शंस में लाइक लोग चुनना चाहिए अपने कैंडिडेट को, पहले सेलेक्ट करना चाहिए। पार्टियां का ये रोल है कि लोगों को ये कैंडिडेट को पेश करने का अधिकार है, प्रपोज करने का अधिकार है, लेकिन ये कंस्टिट्यूंसी में जो बैठे हैं वोटर्स, उनका अधिकार होना चाहिए कि ये कैंडिडेट से किसको सेलेक्ट करना है। एंड नो प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन, एंड पीपल शुड हैव राइट टू रिकॉल। अगर वो कैंडिडेट काम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल लोग डिससेटिस्फाइड है उनके काम से, वो उनको वापस बुलाने का अधिकार लोगों को होना चाहिए। और वी आर ऑल्सो डिमांडिंग दैट ये सब जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उनका टू मेक इट थरोली फंडामेंटल, ऐसे मैकेनिज़्म होना चाहिए लोगों का हाथ में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो होते हैं उनको वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को ये डिमांड कर सकते हैं। There is no mechanism now. If you see, Constitution guarantees fundamental rights,
ओके. बट इफ़ यू वांट टू, इलियास साहब का कंप्लीट एक्सपीरियंस होगा, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट ही हैज़ टू गो टू कोर्ट इफ़ हिज सन इज़ अरेस्टेड. फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिक अपने आप लागू नहीं होता. यू हैव टू गो टू कोर्ट टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट. ऐसे दैट इज़ द लॉ. सो जो अरेस्ट करते हैं वो प्रूव नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है. वो जो विक्टिम है ये लॉस में, वो अपने आप को स्थापित करना है कि मैं इनोसेंट हूँ. तो उसको बहुत टाइम लगता है. सो ये EAPA बाई इट सेल्फ इज़ पनिशमेंट. अगर वो उसमें अरेस्ट हो गए तो 1 साल 2 साल 3 साल पूरा पनिशमेंट है, विदाउट एनी FIR, विदाउट any criminal proceeding. After 3 years you can be released and say you are innocent. So that is the kind of system that we are living now. कोई guarantee नहीं है. Constitution में है fundamental rights, but what we are arguing is that is not enough. There should be no restriction on fundamental right. क्या restriction होता है? Only when like there is war, there is total chaos. Otherwise जब ये कहते हैं UAPA में अगर सोच सकते हो, कोई डेमॉन्स्ट्रेशन का अभी सोच में है आपका, फिर भी हम अरेस्ट कर सकते हैं. ओनली यू हैव टू हैव दैट आइडिया, यू हैव टू ओनली थिंक. सो एनीवे दैट आई फील दैट देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट जो आइडिया ऑफ इंडिया, अभी इस आइडिया को दोबारा हम रिफ्रेशमेंट देना है. मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है, 74 ईयर्स के पहले एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर हिंदुस्तान में लोग लाइक मैसिव इलिटरेसी था, और शायद वो कह सकते हैं कि लोगों को पता नहीं था कि ये क्या पॉलिटिकल सिस्टम है. बट अभी 74 ईयर्स हो गया, इतने सारे इलेक्शन हो गए, लोग अभी बहुत होशियार है, बहुत ही लर्नड है, एजुकेटेड है, लाइफ एक्सपीरियंस है उनका. So how do you empower the people? How can you keep them? That 1947 में आर्ग्यूमेंट था कि हमें एक एग्जीक्यूटिव वगैरह चाहिए और लोगों का लिमिटेड रोल ही होगा, क्योंकि वो उनके बस में नहीं है डे टू डे कंट्री, ये जो देश का डे टू डे अफेयर्स में इंटरवीन करने के लिए लोग काबिल नहीं हैं. बट टुडे यू कैनॉट से दैट. Today everybody is educated, everybody has a mobile, everyone knows what is happening, people are reading, TV देखते हैं. If you ask anyone, 1.3 billion लोग से किसी से भी पूछो, उनको पता है कि ये क्या चल रहा है. So instead of advancing democracy and bringing people into the center stage of politics, अभी क्या हो गया 74 years में, लोगों को और भी किनारे में डाल दिए. They have been completely marginalized. They are actually in the what you call the fringes of political power. They don't have any role other than voting. So वो fringes से उनको center stage ले आना है, and we cannot expect this government to do that. We have to do that. And that is what we have been fighting for. बहुत सारे अभी movement चल रही है, farm बिल के खिलाफ, एक लेबर कोड के खिलाफ, और फिर UAPA और सेडिशन एक्ट के खिलाफ मूवमेंट है, दलितों का मूवमेंट है, महिलाओं का मूवमेंट है. ये सब मूवमेंट को हम वी हैव टू ब्रिंग देम टुगेदर एंड वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स एक यूनाइटेड मूवमेंट ऐसे होना चाहिए, जहां हम डिमांड कर सकते हैं कि लोगों का एम्पावरमेंट होना चाहिए, असली एम्पावरमेंट, ट्रू एम्पावरमेंट with constitutional guarantees. And the new idea of India, only then we can push that idea forward. So thank you very much.